सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 21 फरवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। पहले पेज पे खबर आती है, भारत में धन देकर किसे जिता रहे थे जो बाइडेन। ये खबर USAID जो कि यूएस की एक मानवता के लिए काम करने वाली संस्था है, देशों को आपस से उठाना, भुखमरी, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पे सहायता करना, उसमें अ, वह यूएस जो है दुनिया में कई देशों की सहायता करता है, विकसित भी, विकासशील भी, मुख्यतः विकासशील देश। तो उसको लेके यहाँ पे थोड़ी राजनीति भी चल रही थी कि यूएस का फंड लेके कौन ज़्यादा आनंद ले रहा था। फिर हम उसमें नहीं जाएंगे, आज का संपादकीय इस क्रम में रहेगा। हादसे की परतें, चुनौतियों के सामने और फिर भूकंप की आवृत्ति से बढ़ती चिंता। भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर त्योहारों और छुट्टियों के दौरान या किसी विशेष आयोजन के समय डिब्बों से लेकर प्लेटफॉर्म तक यात्रियों की भीड़ बेतहाशा बढ़ जाती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले दिनों बची भगदड़ के बाद उठे कई सवालों के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जरूरी सवाल उठाकर रेलवे की एक सबसे बड़ी खामी की ओर इशारा किया है। आमतौर पर किसी भी रेलगाड़ी में डिब्बों के हिसाब से यात्रियों की संख्या निर्धारित होती है। इसी तरह अनारक्षित श्रेणी के डिब्बे में भी यात्रियों की एक सीमा है, मगर ये देखा गया है कि छुट्टियों और त्योहारों के दौरान गैर आरक्षित टिकटों को बिक्री करने में किसी की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता। देखिए ना आप, देखिए डिब्बे में तो उतनी ही सीटें हैं ना, चाहे वो रिजर्व्ड हो या अनरिजर्व्ड हो। फिर टिकट सीटों से ज़्यादा क्यों बेच दिए जाते हैं? ऐसी स्थिति में सीट मिलना तो दूर, सामान्य डिब्बे में घुसने तक की स्थिति ना बन पाने की वजह से कई यात्री आरक्षित डिब्बे में भी सवार हो जाते हैं। इससे पहले से आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने वालों को काफ़ी दिक्कत होती है। वहीं आरक्षित डिब्बे में पैर रखने तक की जगह नहीं होती। कई बार यात्री दरवाजे पर लटके दिखाई देते हैं। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जब रेलवे को मालूम है कि स्टेशन से कितनी गाड़ियाँ रवाना होंगी और एक डिब्बे में अधिकतम कितनी संख्या में लोग यात्रा कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा टिकट कैसे बेचे गए। दरअसल रेलवे कई बार अपने ही बनाए नियमों की उपेक्षा करती है। उच्च न्यायालय ने इस प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल उठाया है। हादसे वाले दिन नई दिल्ली स्टेशन पर अधिक प्लेटफॉर्म टिकट जारी होने से भी स्थिति बिगड़ी थी। दिल्ली स्टेशन पर त्रासद हादसे के बाद कई सख्त नियम कायदे लागू किए गए, लेकिन दूरदर्शिता के अभाव में भगदड़ और उसके नतीजे में जो हुआ उससे स्टेशन प्रबंधकों की बद इंतज़ामी और घोर लापरवाही ही सामने आई। नई दिल्ली स्टेशन का जो बुनियादी ढांचा है वह इतनी बड़ी संख्या में आए यात्रियों की भीड़ को संभाल नहीं पाया। बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। देखिए, चलिए घटना हो गई, उसका बिल्कुल हर किसी को शौक है, बुरा लगा, पर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पे काम करिए। पूरी ब्यूरोक्रेसी प्रणाली है जो चाहे तो उपाय पे सटीकता से कार्य कर सकती है। अगला आर्टिकल, दिल्ली में आए चुनाव के बाद नई सरकार और आगे के रास्तों को लेकर है। राजनीतिक आर्टिकल है तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा। भूकंप की आवृत्ति, प्रमोद भार्गव साहब का बहुत बढ़िया लेख है, अच्छा लेख लिखते हैं प्रमोद जी भी। राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र नई दिल्ली में 17 फरवरी को सुबह भूकंप के झटके आए। धमाके जैसी आवाज़ सुनी गई। लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई में था, इसलिए भू इसकी तीव्रता भूगर्भ में ही कमज़ोर पड़ गई, सतह पर नहीं आ पाई। बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र धरती की सतह में 10 किलोमीटर नीचे था, इसलिए केवल अनुभव हुआ। वैसे भी यहाँ हमेशा भूकंप का खतरा बना रहता है। यह संकट इसलिए भी है क्योंकि यमुना नदी के मैदानी क्षेत्र में भूमि की परत नरम है। हालांकि इस भूकंप को विवर्तन परत टेक्टोनिक प्लेट विवर्तन की प्लेट में किसी बदलाव के कारण नहीं, बल्कि स्थानीय भूगर्भी विविधता को माना जा रहा है।
गौरतलब है कि भारतीय सीमा के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का अब सबसे बड़ा बांध बनाने की चीन की योजना ने भारत में और बांग्लादेश की चिंता में डाल दिया है, बढ़ा दी है। एक तरीके से देखा जाए तो चाइना भी जो है ना वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे, जिसे वो दूसरे नाम से बोलता है, वहाँ पे बना रहा है एक बांध, बहुत बड़ी बांध। अगर वो बन जाती तो उससे देखिएगा बहुत नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है निचले क्षेत्रों में, क्योंकि भारत और बांग्लादेश निचले क्षेत्रों में डाउन स्ट्रीम में आता है। दरअसल टेक्टोनिक प्लेटों में टकराव के कारण चीन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से, नेपाल और उत्तर भारत में अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं, सामान्य चीज़ है। चेतावनी संबंधी प्रणालियां अनेक देशों में संचालित हैं, लेकिन वह भूगर्भ में हो रही हलचलों की सटीक जानकारी समय पूर्व देने में ये लगभग असमर्थ हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देने वाली अमेरिकी, जापान, चीन, भारत और अन्य देशों में भूकंप आते ही रहते हैं। इसलिए यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर मानव बस्ती बसाने का सपना देखने पर और पाताल की गहराइयों को नाप लेने का दावा करने वाले वैज्ञानिक आखिर पृथ्वी के नीचे उत्पात मचा रहे हलचलों की जानकारी हासिल करने में क्यों विफल हैं। ये बात भी सही है, दुनिया भर में चांद में जा रहे हैं, तमाम मिशन कर रहे हैं और धरती का नहीं पता है। दुनिया के नामचीन विशेषज्ञों व पर्यावरणविद की माने तो सभी भूकंप प्राकृतिक नहीं होते, बल्कि उन्हें विकराल बनाने में मानवीय हस्तक्षेप का योगदान है। इसलिए इसे भूकंप के लिए स्थानीय भूगर्भीय विविधता को कारण माना गया है। दरअसल प्राकृतिक संसाधनों के अकूत दोहन से छोटे स्तर के भूकंप की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। भविष्य में इन भूकंपों की व्यापकता और विकरालता बढ़ जाती है। यही कारण है कि भूकंपों की आवृत्ति बढ़ रही है। पहले 13 वर्षों में एक बार भूकंप आने की आशंका बनी रहती थी, लेकिन अब ये घटकर 4 साल हो गई हैं। यही नहीं, अब तक आए भूकंपों का वैज्ञानिक आकलन करने में से भी पता चला है कि भूकंपी विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा भी पहले की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली हुई है। हाँ, देखिए भूकंप भी और तीव्रता के आ रहे हैं। जापान और फिर क्योतो में आए सिलसिलेवार भूकंपों से पता चला है कि धरती के गर्भ में भूकंपीय हलचलें महानगरीय आधुनिक विकास और आबादी के लिए अधिक खतरनाक साबित हो रही हैं। अब तो और खतरा बढ़ा है, इसलिए इन देशों के महानगर भूकंप के मुहाने पर खड़े हैं। पूरी दुनिया भूकंप का कहर झेलने को विवश होती रही है। हैरानी की बात है कि विज्ञान की तरक्की के बाद भी वैज्ञानिक आज तक ऐसी तकनीक का ईजाद करने में विफल रहे हैं जिसमें भूकंप की जानकारी समय से पहले मिल जाए। भूकंप के लिए ज़रूरी ऊर्जा के एकत्रित होने की प्रक्रिया को धरती की विभिन्न परतों के आपस से टकराने के सिद्धांत से आसानी से समझा जा सकता है। ऐसे वैज्ञानिक मान्यता है कि करीब 5.5 करोड़ वर्ष पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया को जोड़े रखने वाली भूगर्भीय परतें एक दूसरे से अलग हो गईं और वह यूरेशिया परत से जा टकराई। इस टक्कर के फलस्वरूप हिमालय पर्वतमाला अस्तित्व में आई और धरती को विभिन्न परतों के बीच वर्तमान में मौजूदा दरारें बनी। हिमालय पर्वत उस स्थल पर अब तक अटल खड़ा है जहाँ पृथ्वी को दो अलग अलग परतें परस्पर टकराकर एक दूसरे के भीतर घुस गई थी। परतों के टकराव की इस प्रक्रिया की वजह से हिमालय और उसकी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। ये जो आप पढ़ेंगे भी भूगोल में, टेक्टोनिक्स में, प्लेट वर्तनिकी में, तो आप पूरा ये समझ पाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि रासायनिक क्रियाओं के कारण भी भूकंप आते हैं। भूकंप की उत्पत्ति धरती की सतह से 30 से 100 किलोमीटर भीतर होती है। इससे ये वैज्ञानिक धारणा भी बदल रही है कि भूकंप की विनाशकारी तरंगें ज़मीन से कम 30 किलोमीटर नीचे से चलती हैं। ये तरंगें जितनी कम गहराई से उठेंगी उतनी तबाही भी मचाए भी ज़्यादा होगी और भूकंप का प्रभाव कहीं अधिक बड़े क्षेत्र में दिखाई देगा। लगता है अब कम गहराई के भूकंप का दौर चल पड़ा है। मेक्सिको में सितंबर 17 में आया भूकंप धरती की सतह से 40 किलोमीटर नीचे से उठा था, इसलिए इसने भयंकर तबाही मचाई थी। जितना गहरा भूकंप आएगा उतना खतरनाक हो जाएगा। दरअसल सतह के नीचे धरती की परत ठंडी होने और कम दबाव के कारण कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में जब चट्टानें दरकती हैं तो भूकंप आता है। कुछ भूकंप धरती की सतह से 100 से 650 किलोमीटर के नीचे से भी आते हैं, लेकिन तीव्रता धरती की सतह पर आते आते कम हो जाती है, इसलिए बड़े रूप में त्रासदी नहीं झेलनी पड़ती। प्राकृतिक आपदाएं अब व्यापक और विनाशकारी साबित हो रही हैं, क्योंकि धरती के बढ़ते तापमान के कारण वायुमंडल भी परिवर्तित हो रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूरोपीय देशों में 2 शताब्दियों के भीतर बेतहाशा अमीरी बढ़ी है
औद्योगिकरण और शहरीकरण इस अमीरी की उपज है। यह कथित विकासवादी अवधारणा कुछ और नहीं, प्राकृतिक संपदा का अंधाधुंध दोहन है। पृथ्वी को खोखला करने के ऐसे उपाय हैं जो ब्रह्मांड में फैले अवयवों में असंतुलन बढ़ा रहे हैं। इस विकास के लिए पानी, गैस, खनिज, इस्पात, ईंधन और लकड़ी ज़रूरी है। नतीजन जो कार्बन गैस बेहद न्यूनतम मात्रा में बनती थी, अब वह अधिकतम मात्रा में बनने लगी है। अब इन कारणों से प्राकृतिक आपदाएँ आ रही हैं। ऐसे में सीमेंट, लोहा और कंक्रीट के भवन जब गिरते हैं, तो त्रासदी भी अधिक व्यापक होती है। ये तो है, देखिए, त्रासदी और हमें नुकसान इसलिए पहुँचाती है क्योंकि हमने भी एक तरीके से देखा जाए तो महानगरों का विकास कर दिया है, शहरों का विकास कर दिया है, बड़े-बड़े हमने बिल्डिंगें बना दी हैं। भूकंप तो हमेशा आते धरती पे आते रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है। नुकसान अब ज़्यादा देखने को इसलिए विशेषकर मिल जाता है क्योंकि हम एक ऐसी बसावट में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, वो सब टूट जाता है और उस नुकसान में कभी-कभी जान का खतरा भी आ जाता है। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। बाकी आर्टिकल्स का अध्ययन आप ही पर करिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ और जानेंगे देश विदेश, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जगत में क्या क्या नई अपडेट्स आई हैं। थैंक यू।